हेलो स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में हेनरी फ्यूल के आपको 9 प्रिंसिपल्स बता चुका हूं। आज मैं और नेक्स्ट 3 प्रिंसिपल्स की ओर बढ़ रहा हूं। तो इसमें से पहला प्रिंसिपल आता है इक्विटी, और सेकंड प्रिंसिपल आता है हमारा एस्प्री डी क्रॉप्स, और थर्ड प्रिंसिपल जो आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर या स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल। तो आप इनको हम क्लियर कट समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि है क्या। फ्यूल साहब हमें क्या समझाना चाह रहे थे। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में फ्यूल साहब का ये मानना था कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के रंग रूप को लेके, किसी की कास्ट को लेके, किसी के जेंडर को लेके, किसी की नेशनलिटी को लेके, इस तरह की कोई बनी होनी चाहिए। और फ्यूल साहब का मानना था कि बड़ी बड़ी कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में भी आज की डेट में जो कोई काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो बिना किसी, एक हमारा अच्छा एग्जांपल मिलता है वोडाफोन में। वोडाफोन के जो सीईओ हैं वो अर्जुन सरीन है, भारतीय मूल के हैं, और आज भी नासा में 35% से ज्यादा भारतीय हैं। तो ये सब इस प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की देन है। और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब ये मानना था कि मैनेजमेंट की जो निगाहों में, जो नजरों में सब बराबर होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, मतलब किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए कि हाँ, ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हमें ये बताता है। फ्यूल साहब का मानना था कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये चीज क्या कहना चाहते थे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में, समझते हैं। हमें एग्जामिनेशन के रूप में क्या लिखना है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी नॉट एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग द एम्प्लॉइज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज। किसी भी तरह का, इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारा देश है वो एकता का प्रतीक है, जिसमें सभी क्या कहते हैं जो भारतीय हैं और अलग अलग मतलब जगह से हैं, अलग अलग रिलीजन से हैं, अलग अलग कास्ट से आते हैं, और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जो काम करते हैं वो जगह जगह से, कोई साउथ इंडियन भी हो सकता है, कोई पंजाबी, मराठी, तमिल, गुजराती, ये सब आपको एक जगह देखने के लिए मिलते हैं। और वो ऑर्गेनाइजेशन टॉप पे भी काम करती है अगर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी लगा है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या समझाता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जिसमें इन्होंने बताया कि दिस प्रिंसिपल एम्फेसिस काइंडनेस and justice in the behavior of the manager toward the employee. This will be ensure loyalty, devotion and courteous relation between the superior and subordinate. Friol does not rule. Friol का मानना था does not rule out of use of forces. Sometimes he also use strict treatment of laziness personnel in order to send a message that everyone is equal in the eyes of the management. ये मैसेज सभी के पास जाना चाहिए कि मैनेजमेंट की नजरों में सब बराबर हैं। और ध्यान रखें, जब भी केस स्टडी के रूप में भी आता है ना, तो बेटा ये वाला वर्ड बड़ा आता है, लेजी पर्सोनेल, इन ऑर्डर टू सेंड द मैसेज। उनका ये मानना था, फ्यूल साहब ये मानते थे, फ्यूल साहब का ये कहना था कि जो लेजीनेस पर्सोनेल है, जो इस तरह के लोग हैं, उनको क्या कहते हैं पनिश भी करना चाहिए, और मैनेजमेंट की आइज में सभी बराबर होनी चाहिए। कोई भी रिश्तेदारी, कोई भी ये जो आपकी बटरिंग वाले करते हैं, ये आपकी क्या कहते हैं चापलूसी करते हैं, इन सबसे दूर रहना चाहिए। और मैनेजमेंट की नजरों में सभी एम्प्लॉई एक जैसे हैं। देखो, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला एम्प्लॉई है वो बड़ा डेडिकेटेड को काम कर रहा है, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं काम नहीं करते, सिर्फ बटरिंग करते हैं, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। फ्यूल साहब का ये मानना था कि हमेशा क्या कहते हैं लेजी पर्सोनेल को जो है वो एक मैसेज जाना चाहिए, इस तरह के काम नहीं होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल इक्विटी में बेहतर प्रिंसिपल ग्रुप में फ्यूल साहब ने हमें दिया। तो एक शॉर्ट्स में अगर मैं बोलता हूँ, हेनरी फ्यूल का ये मानना था कि इक्विटी का मतलब है कि जहाँ पे कोई भी रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज को लेके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति मैनेजमेंट की नजरों में बराबर होना चाहिए। तो मतलब कोई रिश्तेदार है, कोई चाचा है, भतीजा, रिश्तेदारी, ये चीजें मैनेजमेंट में नहीं होनी चाहिए, और मैनेजमेंट की नजरों में सभी के सब इक्वल होने चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर दिक्कत है तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें, तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा उसके। और नेक्स्ट आता है एस्प्री डी क्रॉप्स। ये बेटा अभी तक तो आपने जितने भी वर्ड्स देखे वो सारे इंग्लिश से हैं। ये एस्प्री डी क्रॉप्स इंग्लिश वर्ड नहीं था, इसका मीनिंग था एस्प्री डी क्रॉप्स मतलब आपकी अंतरात्मा, आपकी स्पिरिट क्या कहती है। एक टीम स्पिरिट सबसे ज्यादा काम करती है। एक व्यक्ति अकेले मिलकर कोई काम नहीं कर सकता। अगर एक व्यक्ति बोलता है और जिसको कुछ नहीं आता वो यही बोलता है कि मुझे ही सब कुछ आता है, बाकी किसी को कुछ नहीं आता। तो अब अगर ये बात करते हैं एस्प्री डी क्रॉप्स, जो काम होता है वो टीम स्पिरिट से काम होता है। टीम स्पिरिट हमारी मजबूत बनाती है। एक व्यक्ति मैच को नहीं जीत सकता, बल्कि एक टीम ज्यादा जीतती है मैच को। एक मूवी देखी होगी आपने, चक दे इंडिया, गोल्ड मूवी देखी होगी, उसमें भी टीम स्पिरिट से ही वो लोग क्या करते हैं, मैच को विन करते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो टीम स्पिरिट है क्या। मैनेजर को अपनी कन्वर्सेशन में आई की जगह वी इस्तेमाल करना चाहिए। हमने ये किया, हम ये करेंगे। तो यहाँ पे फ्यूल साहब जो हमें समझाना चाह रहे थे वो ये समझाना चाह रहे थे कि एक व्यक्ति का काम अलग होता है और पूरी टीम का काम अलग होता है। तो ये जो काम होता है, अब मान लेते हैं अगर एक व्यक्ति को मैं कहा जाए कि मेरे फैन बनाने वाली कंपनी है, एक व्यक्ति एक दिन में 5 फैन बनाता है और मुझे
50 फैन बनाने हैं तो 10 व्यक्ति का ग्रुप मैंने एक लगाया, उन्होंने 50 फैन मिलकर बना दिए। तो एक व्यक्ति इतना सारा काम नहीं कर सकता, जबकि एक टीम क्या होती है, टीम स्पिरिट होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, एकता में बल होता है। यही फ्यूल साहब हमें समझाना चाहते थे। बचपन में एक स्टोरी भी सुनी होगी, एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान है लेकिन एक गट्टर को तोड़ना आसान नहीं है। तो जब टीम स्पिरिट होती है तो वो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को बताता है। यही फ्यूल साहब हमें समझाना चाहते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं, क्या समझ क्या बताते हैं। According to the fuel management should be promote team spirit, unity of and harmony among the employee to realize organizational objective. A manager should be replaced I with we in all his conversation with worker to foster team spirit. तो फ्यूल साहब का ये मानना था कि भैया हर मैनेजर को अपनी हर कन्वर्सेशन में आई की जगह वी को यूज करना चाहिए। हमने ये किया, हम ये करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में बेटा आई विद वी को यूज जरूर करना है। जब भी एग्जाम में इसका क्वेश्चन है तो रिप्लेस जरूर करना है। इस वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने रेड मार्क्स किया हुआ है, इसको जरूर लिखना है। मैनेजर शुड बी रिप्लेस आई विद वी इन ऑल हिज कन्वर्सेशन विद द वर्कर टू फोस्टर टीम स्पिरिट। जब वर्कर के साथ आप ये काम करेंगे, वर्कर को अपने साथ लेके चलेंगे, वर्कर को टीम स्पिरिट की भावना जागृत कराएंगे, तो क्या होगा, वर्कर पूरी मेहनत से काम करेगा और डेफिनेटली जो आपके गोल्स हैं वो सारे अचीव हो जाएंगे। फिर मैनेजर शुड प्रमोट टीम वर्क स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज अदरवाइज इट विल बी रिजल्ट टू अ कोऑर्डिनेशन, हेंस द ऑर्गेनाइजेशन इज द एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। और ऐसा होता है तो कंपनी क्या करती है, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेती है। यही फ्यूल साहब का मानना था कि एस्पिरिट ई क्रॉप्स का मतलब है एक टीम स्पिरिट के रूप में काम करे और मैनेजर को अपनी कन्वर्सेशन में आई की जगह वी को रिप्लेस करना चाहिए। और नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल या स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। एक ही बात आती है। फ्यूल साहब का ये मानना था कि एक वर्कर का फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति का बराबर ट्रांसफर करते रहेंगे, लगातार ट्रांसफर करते रहेंगे, तो वो अपनी काबिलियत को शो नहीं कर पाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति को अगर मैं ज्वाइन किया है तो पूरे रिजीरियस प्रोसेस होनी चाहिए, पूरे साइंटिफिकली होनी चाहिए। बार बार फ्रीक्वेंट ट्रांसफर या जॉब से उसको निकालेंगे तो कंपनी को वही सारे प्रोसेस दोबारा करने होंगे। अगर एक व्यक्ति को काम पे रखते हैं, 3 महीने बाद उसको निकालते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्यूल साहब का ये मानना था कि अगर एक व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को अगर हम अपॉइंट करते हैं तो पूरे रिजीरियस प्रोसेस करो, पूरे साइंटिफिकली रखो, लेकिन जैसे ही उसको अपॉइंट कर दिया तो उसे ट्रेनिंग भी दो, उसे सिखाओ, उसे कुछ वक्त दो ताकि वो अपनी काबिलियत को प्रूफ कर सके। अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करेंगे तो वो अपनी काबिलियत को प्रूफ नहीं कर पाएगा और उसके मन में हमेशा जॉब इनसिक्योरिटी रहेगी और जल्दी वो ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट कर जाएगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में और चले जाएगा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ओर जहां पे उस तरह का माहौल ना हो। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा से वही प्रोसेस करने पड़ेंगे। फ्यूल ने इन चीजों को अवॉइड करने के लिए कहा। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर के रूप प्रिंसिपल के रूप में फ्यूल साहब का मानना था एक व्यक्ति को जब ज्वाइन करवाते हो तो पूरा साइंटिफिकली करवाओ, रिजीरियस प्रोसेस करो, और जब उसे ज्वाइन करवा देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रूफ करने का, अपनी काबिलियत को साबित करने का कुछ वक्त दो। तो जो वक्त देंगे उसी को कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। तो आप समझते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय वंस सिलेक्टेड शुड बी केप्ट इन ऑल देयर पोस्ट पोजीशन इज अ मिनिमम फिक्स टाइम। उसको क्या करना है, हमें कम से कम मिनिमम फिक्स टाइम देना है। इन अदर वर्ड्स दे शुड बी हैव स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, देयर शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो देयर रिजल्ट। फ्यूल साहब का ये मानना था अपना रिजल्ट शो करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, एक मिनिमम टाइम भी देना चाहिए था। फ्यूल ने सजेशन भी दिए, फ्यूल साहब ने, फ्यूल सजेस्टेड दैट लेबर टर्नओवर शुड बी मैक्सिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ये लेबर टर्नओवर की बात करते हैं। अगर बार बार फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करोगे तो वर्कर क्या हो जाएगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट कर जाएगा। ये चीज नहीं होनी चाहिए, इस चीजों को अवॉइड करने के लिए कहा। और इसी तरह से मेरे ये 3 प्रिंसिपल भी कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में। और थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।